नमस्ते बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी 4th यूनिट केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स किसके साथ में डील करेगी और क्या क्या यहाँ पर फिनोमिनल्स होंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि केमिस्ट्री के अंदर होती है वो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट होगी, किस तरीके से वो कंप्लीट होती है, और इसके अलावा उस कंप्लीशन के अंदर जो लगने वाला टाइम है उस टाइम को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करेंगे। ये सब हम यहाँ पर स्टेप टू स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। तो केमिस्ट्री के अंदर हम जानते हैं कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम कोई भी जो मैटर है या जो सब्सटेंस है उसके चेंज के साथ में हम डील करते हैं कि कैसे कोई सब्सटेंस चेंज हुआ। ठीक है, केमिस्ट्री बाय इट्स वेरी नेचर इज कंसर्न विद चेंज, जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये चेंजेस आते हैं इन चेंजेस के टाइम के बारे में, मतलब एक चेंज कितनी देर में आया, क्या इसका मैकेनिज़्म होगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चेंज को इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है, इन सब को हम जानने की कोशिश करेंगे। अब इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर हर एक जो केमिस्ट होता है जो केमिकल रिएक्शन को करवाएगा, वो केमिस्ट कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। पहली चीज़ कि सपोज आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर चेंज होगा कि नहीं होगा, मीन्स द केमिकल रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, मतलब केमिकल रिएक्शन होने वाली है कि नहीं है। ये सब हम डील करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। मतलब जो केमिस्ट है वो जानने की कोशिश करेगा कि ये आपके पास जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। तो इसको बताने के लिए हमारे पास केमिस्ट्री की एक अलग से ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स। तो ये थर्मोडायनेमिक्स हमने +1 के अंदर पढ़ा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम पे है, और कोई भी केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगी जब इस डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, मीन्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दैट केमिकल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, तो ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे आपके थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, यहाँ पर ये केमिकल काइनेटिक्स आपको नहीं बताएगी कि केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। नेक्स्ट, कोई केमिकल रिएक्शन का जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट का मतलब ये है कि वो केमिकल रिएक्शन कहाँ तक होगी और उस लिमिट के ऊपर पहुँचने के बाद, मीन्स उस एक्सटेंट के ऊपर पहुँचने के बाद वो केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चली जाएगी। तो ये बताएगी हमें केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हमारा +1 का 7th चैप्टर है, तो वहाँ पर ये बताया जाएगा। ओके, और लास्ट, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है, उसका जो रेट है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का, वो आपको बताएगा केमिकल काइनेटिक्स। तो कहने का मतलब ये है कि केमिकल काइनेटिक्स ना तो आपको यही बताएगा कि एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, दूसरा ये भी नहीं बताएगा ये कि एक केमिकल रिएक्शन कब इक्विलिब्रियम के ऊपर जाएगी, बट ये आपको केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है उसके बारे में ज़रूर बताएगा। ठीक है, तो इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आप 3-4 चीज़ें पढ़ोगे। पहला, रिएक्शन की स्पीड, दूसरा मैकेनिज़्म, तीसरा हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस केमिकल रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, तो
यहाँ पर इस केमिकल काइनेटिक्स की जो डेफिनेशन है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए ये हम नोट्स में से देखेंगे। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बारे में जो डील करेगा दैट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स। The branch of chemistry which deals with the rate of reaction, mechanism of reaction and factors which affect the rate of reaction is known as chemical kinetics। ठीक है, तो ये है हमारे पास chemical kinetics की definition। अब उसके बाद ये जो kinetic वर्ड है ये लिया गया है ग्रीक की काइनेसिस वर्ड से, जिसका मतलब होता है मोमेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर जानने की कोशिश करी। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो डायमंड है वो धीरे धीरे ग्रेफाइट के अंदर कन्वर्ट होता है, बट इसके कन्वर्जन की जो रेट है वो इतनी स्लो होती है कि हम ये समझते हैं कि डायमंड कभी भी ग्रेफाइट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये हम समझेंगे कि डायमंड एज इट इज़ रहता है। ओके, डायमंड इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट विद वेरी स्लो स्पीड और रेट। थर्मोडायनेमिक कैन एक्सप्लेन अबाउट इट्स फिजिबिलिटी बट नॉट एबल टू एक्सप्लेन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ये जरूर बता देगा कि जो डायमंड है वो ग्रेफाइट के अंदर कन्वर्ट होता है, बट ये नहीं बताएगा कि कितने टाइम के अंदर कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर हमने ये 3-4 चीज़ें देखी। देयर आर 3 मेन एस्पेक्ट्स विच आर रिलेटेड विद ए केमिकल रिएक्शन एंड अबाउट विच ए केमिस्ट इज क्यूरियस टू नो। मतलब एक केमिस्ट है वो जानने की इनको कोशिश करेगा। पहला कि केमिकल रिएक्शन फिजिबल होगी कि नहीं होगी मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर हमारे पास 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन होंगी। एक होगी वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरी होगी वेरी स्लो रिएक्शन और तीसरी होती है मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, अब बहुत फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड का पूरा पार्ट भी ना ले, उससे पहले अगर वो कंप्लीट होती है तो वो वेरी फास्ट रिएक्शन होगी। और ऐसी रिएक्शन जो मंथ्स या फिर डेज के अंदर कंप्लीट होती है, मतलब कई महीनों या फिर कई दिनों के अंदर कंप्लीट होगी, उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं हम वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन, और इनके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। जैसे वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है जब हम सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ में ट्रीट करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होगी। अब इस रिएक्शन का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर कंप्लीट होने का कारण क्या है? इसका कारण ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो बॉन्ड को टूटने और बनने के अंदर कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, बट ये जो आयनिक रिएक्शंस हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं, इसका एग्जांपल आप दे सकते हो जितनी भी आयनिक रिएक्शंस हैं दे आर वेरी फास्ट रिएक्शंस। अब इन आयनिक रिएक्शंस में होता ये है कि ये मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इनके जो आयंस हैं वो पहले से टूटे हुए होंगे। ठीक है, जैसे Ag+ और NO3 नेगेटिव रहेगा, Na+ और Cl नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पर पुराने बॉन्ड को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब होगा ये कि जैसे इनको अपोजिटली चार्ज आयन मिलेगा तो उसके तुरंत बाद में इसके साथ में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद में इमीडिएटली जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बॉन्ड को टूटने में जो टाइम लगने वाला था वो टाइम यहाँ पर नहीं लगा, और नहीं लगने की वजह से ये डायरेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन इज द वेरी स्लो रिएक्शन। द रिएक्शंस विच कंप्लीट इन सम डेज और मंथ्स इज नोन एज वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमने 3rd चैप्टर के अंदर देखा था। नेक्स्ट है मॉडरेट रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, उनको बोलते हैं हम मॉडरेट रिएक्शन। जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और स्टार्च, या फिर इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर और स्टार्च। ये हमारे पास शुगर है या फिर स्टार्च है C12H22O11। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चाहो तो इसको स्टार्च भी कर सकते हो N लगाकर। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। जैसे H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पे इसको मिलेगा तो मिलने के बाद में इधर प्रेजेंट होता है इनके बीच में
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा और जैसे ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटेगा तो टूटने के बाद में हमारे पास ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज हैं, उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से दिस वाज आवर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जैसे कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, ये केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद में हम फैक्टर पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो मॉडरेट रिएक्शन है उसके कुछ एग्जांपल्स और दे रखे हैं, उनको हम इजीली देख सकते हैं। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि सपोज आपके पास ये ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। ये ए और बी कितने टाइम के अंदर C+D के अंदर कन्वर्ट हुए, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं या फिर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं। ओके, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। सपोज आपके पास है टाइम T1, उस टाइम पर जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन आपकी R1 आपने मान ली, ठीक है। मतलब जब आपका इनिशियल टाइम होगा तो उस टाइम पर इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी स्टार्टिंग में, और जैसे आपकी केमिकल रिएक्शन होगी, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस तरफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगी। जैसे आप ये मान सकते हो दूध का दही में कन्वर्ट होना, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। तो स्टार्टिंग में आपका जो मिल्क है, मतलब आपका जो दूध है, उसके अंदर आप या तो लस्सी डालोगे या फिर दही डालोगे, ठीक है। उसको बोलते हैं हम इनओक्यूलम, इनिशिएटर। तो स्टार्टिंग में आपका जो दूध है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, दूध आपका यहाँ पे रिएक्टेंट है, दही आपका प्रोडक्ट है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो रिएक्टेंट है मीन्स जो मिल्क है वो तो कम होता जाएगा। मतलब जब आपका टाइम T1 था उस टाइम पर आपका मिल्क सपोज आपने माना R1, दिस इज़ द रिएक्टेंट। और जैसे ही टाइम T2 पे गए, मतलब आप ये मान लो कि 10 मिनट के बाद में आप देखते हो कि आपका जो दूध है वो कितना है, तो उस टाइम पर आपने मान लिया कि आपका दूध है R2, ठीक है। T1 पे था आपका T1 पे था आपका ये R1 और T2 पे था आपका ये R2, ठीक है। और अगर आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लो तो T1 पे था आपका ये P1 और T2 पे था आपका ये P2, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे मान रहा हूँ ये 5 सेकंड पे है आपका T1 और ये है आपका T2 सपोज 50 सेकंड पे, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन सेम स्पीड की तरह है, जैसे हम स्पीड निकालते हैं सेम उसी तरीके से आप उसी लगभग वैसे ही फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो देखिए कैसे होगा। सपोज तो अगर हम इसको रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट्स, तो यहाँ पर हम लेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब आप ये लिख सकते हो डेल्टा R, डेल्टा हम यूज़ करते हैं चेंज के लिए, और नीचे आएगा चेंज इन टाइम। इसका मतलब ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय इट्स टाइम। और फिर अगर आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। तो आप यहाँ कर सकते हो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
डिवाइडेड बाई चेंज इन द टाइम, ठीक है। और अगर आप इसको प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लेते हो तो ये हम जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा उसके लिए लिखेंगे हम डेल्टा पी और इधर नीचे लिखेंगे हम डेल्टा टी। तो इसका मतलब ये हुआ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। तो ये तो रहेगा आपका प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में और ये रहेगा आपका रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। बट आप चाहे इसको प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट से निकालो या फिर इसको आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालो, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी वो बराबर आएगी, सेम आएगी, उसमें किसी टाइप का जो चेंज है वो नहीं आएगा, ठीक है। बट इधर अगर हम देखें तो हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो इसमें ये वाला जो साइन है वो दिखाता है डिक्रीज, ठीक है। अगर हम इस तरीके से करके लिखते हैं तो वो डिक्रीज है और इस तरीके से करके लिखेंगे तो वो आपका इंक्रीज है, ठीक है। तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो यहाँ पर इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई द चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा। बट एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, अगर आप इसको रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो यहाँ पे आपका आएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, और अगर आप यहाँ पे निकालते हैं तो ये आपका पॉजिटिव साइन आएगा। अब इसका कारण देखिए क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर इसलिए दिखाया जाता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो इस वजह से हम यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं अगर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। और अगर इसको प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इस वजह से हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हाइपोथेटिकल रिएक्शन के अंदर ये आपका जो R है ये दिखाता है रिएक्टेंट को और P दिखाता है प्रोडक्ट को, कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। सेम चीज़ यहाँ पर दिखा रखी है, इन अबव रिएक्शन द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज R1 एंड ऑफ प्रोडक्ट इज P1 एट द डेफिनेट टाइम T1, ठीक है। अगर आपका टाइम T1 है उस टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पर P1 होगी, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज R2 एंड ऑफ प्रोडक्ट इज P2 एट द टाइम T2, ठीक है। अब यहाँ पर जो टाइम के अंदर चेंज आएगा वो आपका T2 माइनस T1 होगा, दिस इज द डेल्टा T। और ड्यूरिंग चेंज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो यहाँ पर R2 माइनस R1 मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है और फाइनल कंसंट्रेशन है उनको एक दूसरे में घटाओगे तो आपका डेल्टा R रहेगा, और अगर हम डेल्टा P की बात करें तो P2 माइनस P1 के बराबर रहेगा, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट जो कि यहाँ पे दिखा रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा R डिवाइडेड बाई डेल्टा T, और यहाँ पर ये जो हमारे पास ब्रैकेट है वो आप हमेशा यूज़ करोगे, ये दिखाता है आपकी कंसंट्रेशन को, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइन दे रखा है, इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो लगातार डिक्रीज होगी। सिर्फ इसका सिग्निफिकेंस यही है, इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट अगर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हम चलते हैं तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव साइन है उसको हमने यूज़ किया, डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T यहाँ पर एज इट इज़ आएगा, और पॉजिटिव साइन का मतलब है यहाँ पर कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन शोज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग टिल इक्विलिब्रियम, ठीक है। पॉजिटिव साइन शोज दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग टिल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा तब तक यहाँ पर लगातार
जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की तो कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की लगातार इंक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में हम ग्राफ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हमने जाना कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल टाइम पर ज़्यादा होती है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी कंसंट्रेशन लगातार कम होती जाएगी। तो इधर इस एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेशन है और इधर ये है टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज आपने माना कि आपका T1 है टाइम, तो उस टाइम पर ये कंसंट्रेशन कुछ ये है, ठीक है, टाइम T1 पर, ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे, मतलब इधर ये टाइम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इन रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो लगातार कम होती जाएगी, ठीक है ना। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन को हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सपोज ये आपका टाइम T2 के लिए है, ये टाइम T1 के लिए है। तो टाइम T1 के ऊपर प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो तो कम रहेगी और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की अमाउंट लगातार बढ़ती जाएगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। दिस ग्राफ इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर इसको हम कंबाइन फॉर्म में देखना चाहें तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार कम होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ग्राफ है वो लगातार इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद में है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जो रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।